हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख कर आए हैं कि चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, जिसमें पूरे के पूरे एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मैं आज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आइए देख लेते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज चैप्टर 1 के वो सभी क्वेश्चंस जो आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 135 एंड 225। तो इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिथम यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि पहले ही हमारी एक्सरसाइज आती थी जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हमें डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, समझ गए। तो आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 135 और 225 के एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, तो हम पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आ सकता है कि वो आपसे ये बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर दिया आपको और बोला गया है कि आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो ओनली प्राइम फैक्टर भी निकालने को आ सकते हैं और आपको एलसीएम या एचसीएफ भी निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। तो देखिए 135 और 225, पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। तो 135 के अगर हम फैक्टर करते हैं 135, तो 135 पहले ये 2 से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट में एंडिंग डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रही है, तो हम इसको 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पे बचा 1, तो 3 5 जा 15। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 3 5 जा 15, अब यहाँ पे 1 बचा, 5 से हो गया 1। तो 135 के ये हमारे हुए फैक्टर। उसके बाद हमें फैक्टर करने हैं 225। जब हम 225 के फैक्टर करेंगे तो इसमें देखना है कि 3 से पहले हम कैंसिल कर देते हैं। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे आया हमारा 75 और अब हमें फिर दोबारा से इसको 3 से करना है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 से 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 से 1। तो ये हमने 135 और 225 के फैक्टर कर लिए हैं। जब हम फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर करने के बाद हमें यहाँ पे निकालना है इसका पहले एलसीएम और फिर बाद में निकालना है एचसीएफ। तो 135 के सभी हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 और उसके बाद 225। 225 में हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। पहले अगर हम निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या काम करना है, जो भी नंबर दोनों नंबरों में दिया हुआ है उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, यहाँ पे लेना है हमें 3 की पावर 3। उसके बाद ये 5 की पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो ये 5 की पावर 2। तो एलसीएम होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। 27 में 25 की मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आप निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो एचसीएफ में हमें जो मिनिमम पावर होती है वो लेनी होती है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 यहाँ पर और ये 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हमें 5 की पावर लेनी। तो एचसीएफ हमारा आएगा 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5, 9 5 जा 45। उसके बाद एक एचसीएफ करने का मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो डिवीजन मेथड से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक दूसरा वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो डिवीजन मेथड से आप कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी छोटी वैल्यू है, पहले हम देखेंगे कि 135 छोटा है
225 से। 135 छोटा है 225 से, तो जो भी छोटी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे बड़ी वाली वैल्यू। तो 135 से आप डिवाइड करोगे 225 में, तो 135 बन जा 135। 5 से 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बचेगा, 12 में से 3 जाएंगे यहाँ आएगा 9। अब जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड किया जाता है उस नंबर को जिसने पहले किसी में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हमारा 90 रिमाइंडर आया, अब ये 90 135 में डिवाइड करेगा, 90 135 में डिवाइड करेगा, तो 90 बन गया 90। अब उसके बाद आप फिर दोबारा से यहाँ पे बचेगा हमारा 45। अब ये 45, अब ये 45 किस में डिवाइड करेगा 90 में, तो ये 45 टू जा 90, पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जो भी नंबर इसको पूरा का पूरा काट देता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो बच्चों ये 45 जो यहाँ पे आया, ये 45 हमारा आ जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया 45। तो ये एचसीएफ निकालने का दूसरा वाला तरीका मैंने आपको बताया है, जिससे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से काफी आसानी से। तो पहले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये हुआ। इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक कोई भी नंबर दे सकता है, नंबर के प्राइम फैक्टर करा सकता है सिर्फ, 2 या 2 से अधिक 3 नंबर भी दे सकता है जिसमें वो एलसीएम या एचसीएफ पूछ सकता है। तो आप प्राइम फैक्टर करके एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले और एचसीएफ में जो लो कम पावर है वो आपको ले लेनी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो एक नंबर हमारे पास ए है, वो आया 3 की पावर 3 5 की पावर 2। एक नंबर हमारे पास बी है, वो आया 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अभी तो इसमें दोनों नंबर हमारे ऐसे आ रहे थे जिसमें 3 भी था 5 भी था। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भैया 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो इनका नंबरों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मान के देख लो आपके पास कोई भी 2 नंबर थे जिसके प्राइम फैक्टर एक के ये आए हैं, एक के प्राइम फैक्टर ये आए हैं, और इसमें ही हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको वो नंबर लेना है जो दोनों में आ रहा हो और उसकी भी पावर कम वाला लेना है। जैसे 3 की पावर 3 3 की पावर 1, तो ये आएगा यहाँ पे 3 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 2 5 की पावर 1, तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1। कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं लेना है जो दोनों में कॉमन ना। तो ऐसे यहाँ पे 2 है, बी में है लेकिन ए वाले में नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 नहीं लोगे। तो भाई एचसीएफ आपका आएगा 3 × 5। एचसीएफ इन नंबरों का हो जाएगा 50। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो हम 3 की पावर 3 लेंगे। उसके बाद 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, यहाँ पे हम 5 की पावर 2 लेंगे। अब क्या होता है कि अगर कोई नंबर दोनों नंबरों में नहीं आया है, कोई भी फैक्टर दोनों नंबरों में नहीं आया, तो वो भी आपको एलसीएम में लेना होता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो आप 2 की पावर 2 भी एलसीएम में लोगे। 3 की पावर 3 27, 5 25, 2 2 जा 4, तो 25 हो जा 100, ओवरऑल आएगा 2700। तो ये एलसीएम इतना हो जाएगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ इस कॉन्सेप्ट में से सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ प्राइम फैक्टर करा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है, गिवन एचसीएफ कोई भी हमारे पास 2 नंबर है 306 और 657 जिनका एचसीएफ 9 है और हमें उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। आज आपको चैप्टर 1 के इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो को ठीक से देखें। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ।
तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन एचसीएफ है 9। अब जो एचसीएफ है 9 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 9 इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो आप कोई से को भी काट सकते हो। तो मैं 9 से 306 को काटता हूं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो एलसीएम होगा 34 मल्टीप्लाई 657। तो आप यहां पे इसके मल्टीप्लाई करके और इसका एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जैसे यहाँ पे अब की बार वो इन दोनों का एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछ ले, तो आप फिर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम। तीसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मान के देख लीजिए वो आपको एलसीएम भी दे दे, एचसीएफ भी दे दे और एक नंबर उसका दे दे और आपसे सेकंड नंबर पूछ सकता है। तो आप कैसे करोगे कि वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। अब मान के देख लीजिए उसने आपको एक नंबर दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और आपको अदर नंबर निकालना है। तो प्यारे बच्चों अदर नंबर आप कैसे निकाल सकते हो, तो अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन 1। अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन 1 नंबर। इस फॉर्मूले से हम दूसरा वाला नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा आ सकता है या तो दो नंबर देगा एचसीएफ देगा एलसीएम पूछ सकता है, या दो नंबर देगा एलसीएम देगा एचसीएफ पूछ सकता है, या एलसीएम एचसीएफ देके एक नंबर देके दूसरा वाला नंबर हमसे वो फाइंड करा सकता है। तो सभी में यही वाला आप फॉर्मूला लगाओगे और अपना आंसर लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो देखिए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे के सारे जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे देखने हैं, और उसके बाद हम जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो देखते रहिए। ये हमारा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ये हमें ये पता लगाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है। तो पहले तो हम बात करें, एक तो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर, एक तो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर और दूसरे वाले होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो बताओ भैया, अब सोच के देखोगे प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7। ये नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कट रहे हैं, इनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। वो नंबर जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कि वो नंबर जो दो नंबरों से कट सकते हैं या उनसे ज्यादा भी नंबरों से कट सकते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, 6, 8, 9। ये हमारे कंपोजिट नंबर है। मतलब कंपोजिट नंबर वो है जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर हैं। अगर कोई भी नंबर के हमने फैक्टर निकाले और उसमें दो या दो से अधिक मल्टीप्लाई में नंबर आए तो हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। अब हमें यही दोनों नंबर ये बताना है, क्या बताना है कि ये दोनों नंबर ही हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे नंबर कंपोजिट है। तो जैसे हमने फर्स्ट लिया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हम किस तरीके से कंपोजिट नंबर प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 13 है, ये भी 13 है। हमने क्या किया, 13 को यहां से कॉमन ले लिया। अगर मैं 13 को यहां से कॉमन ले लूं तो बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। तो 13 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 1, तो 13 मल्टीप्लाई 78।
अब तो सीधी सीधी सी बात है कि एक फैक्टर तो इस नंबर का 13 है, एक फैक्टर इसका 78 है। आप इस 78 को और ज्यादा भी इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल कर दिखा सकते हो कि इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सो इट इज कंपोजिट नंबर। आप ये भी लिख सकते हो कि ये वाला नंबर दो या दो से अधिक फैक्टर रख रहा है, इस वजह से ये एक कंपोजिट नंबर है। या आप यहां पे छोड़ दोगे तो भी सही है, अगर 78 के भी फैक्टर करके इसमें लिख दोगे तो भी सही है, क्योंकि कंपोजिट का मतलब होता है दो या दो से अधिक फैक्टर हो जाए। तो यहाँ भी दो हमारे बन ही गए, तो इस नंबर के दोनों फैक्टर हमें दिख रहे हैं, तो हम यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं। आइए अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में आया 5। अब ये प्लस में यहाँ पे 5 आया है, तो ये 5 और ये 5, ये 5 और ये 5 को आप कॉमन कर दोगे, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 5 इंटू, अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 1 जोड़ दोगे, तो एक और यहाँ पे इसका फैक्टर बन जाएगा। तो एक तो ये 5 हो गया और एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जब 1 ऐड करोगे एक फैक्टर ये बन जाएगा, तो इसके भी दो फैक्टर या दो से अधिक फैक्टर हो जाएंगे, जो नंबर आए उसके प्राइम फैक्टर कर दोगे। सो इट इज कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, लेकिन सभी का करने का तरीका सेम होगा। इसमें बोला है प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। इसमें रूट 2 भी आ सकता है रेशनल प्रूव करने के लिए, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ही इसकी लैंग्वेज छोटी करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चों को इसकी लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो सोचते हैं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आ गया, इसको क्या करें कैसे करें। तो जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना भी अगर आप लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए रूट 5 इज इरेशनल। कैसे हम रूट 5 को इरेशनल करेंगे, तो मैं बता चुका हूं कि रूट 5 आएगा, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 2 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। करने का तरीका सेम ही होगा, कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊं उस तरीके से आपको करना है। जैसे कोई भी अगर आपको वैल्यू इरेशनल प्रूव करनी है, तो आप उसको पहले एज्यूम करोगे कि वो एक रेशनल है। बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, उससे भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। पहले आपको ये एज्यूम कर लेना है कि रूट 5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। जो भी इरेशनल प्रूव करना हो, अगर रूट 7 इरेशनल प्रूव करना है तो रूट 7 को भी आप पहले रेशनल मानेंगे। रूट 11 को इरेशनल प्रूव करना है तो आप उसको भी पहले रेशनल मानेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। उसके बाद आप यहां लिखोगे a and b are टू इंटीजर्स। और कोई भी इंटीजर का रेशो रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये हमने रेशनल माना, ये इंटीजर माने, तो अगर मैं इन इंटीजर का रेशो इसके सामने रख दूं तो हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू a/b। सभी को समझ में आ रही होगी बात कि रूट 5 इज इक्वल टू a/b। आपको यहां पे a एंड b आर को प्राइम नंबर, a और b जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। बात आती है को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो दो नंबर जिनका HCF हमेशा 1 आएगा वो को प्राइम होंगे। अब यहाँ पे ये a और b हमने को प्राइम नंबर माने हैं। अगर बाद में ये बात पता चलती है कि ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये बात हमारी गलत हो जाएगी कि ये को प्राइम है, तो वो भी बात गलत हो जाएगी कि रूट 5 एक रेशनल है। तो रूट 5 क्या बन जाएगा फिर, इरेशनल। तो a एंड b आर को प्राइम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इज इक्वल टू आता है √5b। जब a इज इक्वल टू √5b आएगा, रूट हटाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5। तो a स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई 5। अगर किसी का स्क्वायर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a इज आल्सो डिवाइजेबल बाई 5। ठीक है, तो a भी 5 से डिवाइजेबल होगा। अब बात ये आती है कि जैसे ही आप a को 5 से डिवाइड करोगे, तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाड्रेंट। तो a को डिवाइड किया 5 से तो कुछ ना कुछ तो आएगा डिवाइड करने के बाद, वो हमने मान लिया c। तो a इक्वल टू क्या बन गया? 5c। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोबारा से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये बना a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे 25। a स्क्वायर की वैल्यू आप ऊपर से यहाँ पे, ये स्क्वायर किसके बराबर है? 5b स्क्वायर के। यहाँ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर रखो। 5 से इसको काटोगे तो 5 आएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे आया b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि b स्क्वायर 5 से डिवाइजेबल है, तो b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई 5। तो b इज आल्सो डिवाइजेबल बाई 5। अब एक चीज देखो, a भी 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है, तो a और b दोनों कॉमन फैक्टर रख रहे हैं 5। तो a और b अब कोप्राइम नहीं हुए, क्योंकि कोप्राइम वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे हमें पता चला कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। मतलब कि a और b का HCF 5 है। अगर किसी का HCF 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 मतलब HCF 1 नहीं, 1 होना चाहिए तो वो कोप्राइम है। अगर 1 से अलावा हो गया तो फिर वो कोप्राइम नहीं है। तो आप यहां लिखोगे a एंड b आर नॉट कोप्राइम। तो a और b कोप्राइम नहीं है। तो अवर कॉन्ट्रेरी वाज फिल्ड दैट √5 इज रेशनल। हमारी कॉन्ट्रेरी क्या हो गई है? फेल हो गई। अवर कॉन्ट्रेरी वाज फिल्ड दैट √5 इज रेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल। हमारी कॉन्ट्रेरी फेल हो गई कि हमने √5 को रेशनल माना। √5 रेशनल नहीं है, बल्कि √5 एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा करना है, या 5 आए, 3 आए, 7 आए, 2 आए, सभी का करने का तरीका ये होगा। मैंने बहुत ही लैंग्वेज को शॉर्ट कर दिया है, इतना लिखने पर भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है शो दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल। अब हमें ये चीज दिखानी है कि ये इरेशनल है। तो वही काम, जो भी इरेशनल दिखाना है पहले हमें एज्यूम करना है कि वो एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस √5 इज रेशनल। उसके बाद आपको क्या करना है? 3 प्लस √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। आप क्या करोगे? √5 को यहीं पे रहने दोगे, इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। तो √5 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लिया आपने b, या a माइनस 3b, a माइनस 3b। तो आप क्या बताओगे? यहां लिखोगे a माइनस 3b अपॉन b इज रेशनल। a माइनस 3b अपॉन b इज रेशनल, बट √5 इज इरेशनल।
लेकिन √5 क्या है, इरेशनल है। अब ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो क्या कभी रेशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है, नॉट पॉसिबल। रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अवर कॉन्ट्ररी वाज फेल्ड that 3 plus √5 is rational, hence 3 plus √5 is irrational number। तो 3 plus √5 इरेशनल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या सिंपल √3 √5 आ सकता है। तो इरेशनल का एक मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला ही है, 2 नंबर या 3 नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि आपको एक कोई भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का फैक्टर ट्री मेथड से किया हुआ है, तो आप उसमें x की वैल्यू निकालिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करने को आए तो आप उसमें क्या करोगे, ये ट्री मेथड में जो लिखे रहते हैं उसके फैक्टर रहते हैं, आप नीचे से उसको सोल्व करना स्टार्ट करोगे और नीचे वाले 2 की मल्टीप्लाई करके ऊपर आपको लिखना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ये 13 है, ये 5 है, तो 13 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 13 5 जा कितना आएगा 65। तो यहां से इस y की जगह पे कितना आएगा 65, तो y की वैल्यू 65 होगी। अभी इस क्वेश्चन में तो x की वैल्यू पूछी है, लेकिन x और y दोनों आपसे पूछे जा सकते थे। उसके बाद 65 को 3 में करोगे तो 195 आएगा। अब x कितना होगा, तो मैंने बताया x बनेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो 3 मल्टीप्लाई 195, 3 मल्टीप्लाई 195, तो x इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 और 1 28, 3 1 जा 3 और 2 5। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 585। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आ सकता है, बना के वो x और y आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं और आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, तो जैसे एक फैक्टर दिया है 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और एक का है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, पहले देख लीजिए, जो कॉमन है दोनों नंबरों में है कोई भी फैक्टर, तो उसकी आपको मैक्सिमम पावर ले लेनी है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे आप 3 की पावर 2 लेंगे। अब 5 की पावर 2 यहाँ है, नीचे नहीं है, तो आपको ये एलसीएम में लेना है और ये भी लेना है। एचसीएफ में नहीं लिए जाते हैं, एचसीएफ में दोनों में होने चाहिए। एलसीएम में पहले वो लिख लो जो दोनों में है, उसके बाद आप क्या करो, फिर उसके बाद जो एक में ही है वो भी आपको लेने होंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं। मेरा मानना है कि इनसे अलग आपको पेपर में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी ही वीडियो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चंस हैं, डायमंड क्वेश्चन का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको हर एक चैप्टर के ऐसे ही कराता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively। इसका मतलब है आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 70 को और 125 को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद 70 तो उसमें 5 रिमाइंडर देता हो डिवाइड होने के बाद, और उस नंबर से अगर 125 को डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचता हो। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन आता है तो जो भी रिमाइंडर आपका बच रहा है जिस नंबर में डिवाइड करने से, आपको वो नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद आपको उसका एचसीएफ कैलकुलेट कर देना है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अभी 2 ही नंबर आए हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो जितना भी उसका रिमाइंडर बच रहा है नंबर का, वो रिमाइंडर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपको एचसीएफ निकाल देना है। जैसे कोई नंबर 70 में डिवाइड करता है, कितना रिमाइंडर देता है, 5, तो आप पहले यहां पे लिखोगे, पहले आप यहां पे लिखोगे 70 - 5, तो कितना आएगा 65।
70 माइनस 5 कितना आया 65। अब अगर कोई नंबर 125 में डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना आता है 8, तो 125 माइनस 8। अब 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 170। अब जो ये नंबर हमारे बने हैं, अब आपको इसका एचसीएफ निकाल देना है। जो एचसीएफ आएगा वही लार्जेस्ट नंबर होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं या आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूं। जिसमें डिवीजन मेथड नहीं आता है वो एक बार यहाँ समझ ले, फैक्टराइजेशन मेथड आपसे आता ही होगा, फैक्टराइजेशन से आप अपने आप कर लेना। तो इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ बताऊंगा कि 65 छोटा है, 117 बड़ा है। तो जो छोटा नंबर होता है वही डिवाइड करेगा। यहां पे देखा 65 बन जा 65। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 है कितने बचेंगे 2, और यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। अब हम ये रिमाइंडर में इसका, अब ये रिमाइंडर उसमें डिवाइड करेगा जो पहले डिवाइड कर रहा है। तो 52 में डिवाइड करोगे, 52 से डिवाइड करोगे 65 में, 52 बन जा 52, यहाँ पे बचा 3 और 1, ये बच गया 13। अब ये 13 रिमाइंडर बचा, 13 डिवाइड करेगा 52 में, तो 13 4 जा 52। अब किसने पूरा का पूरा काट दिया 13 ने, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करके ये रिमाइंडर छोड़ रहा होगा वो लार्जेस्ट नंबर 13 होगा। ठीक है, तो बार बार ये बात बताने की जरूरत है नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने डिवीजन से किया है, आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2 कंटेनर है, पहले कंटेनर में 850 लीटर पेट्रोल है और दूसरे वाले कंटेनर में 680 लीटर पेट्रोल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर which can measure the petrol of each tanker in exactly number of times। तो आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर की निकालनी है जो इसको इक्वल मेजर कर सके और कितने टाइम्स में वो मेजर कर सकता है। तो अगर ऐसी कहीं बात आए तो आपको इसमें भी सेम प्रोसेस लगानी है कि जो भी ये नंबर आपको दिए हुए हैं, इन नंबरों का आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। इन नंबरों का क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ पहले मैंने डिवीजन से करवाया, अब की बार मैं फैक्टराइजेशन से करा देता हूं। आप कोई से भी डिवीजन से या फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ निकाल देगा। ये आया 850, यहां पे मैंने 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर मैंने, अब ये 2 से नहीं आएगा, मैं इसको ले लेता हूं 5 2 7, 5 से काट देता हूं, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से यहाँ आएगा 17, अब की बात 17 से 1, ये इसके फैक्टर हुए 850 की। अब 680 के फैक्टर, 680 के फैक्टर 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से 2 8 जा 15, 2 5 जा 10, फिर 5 से ये 17 और फिर यहाँ 17 से ये आएगा 1। अब आप इसके फैक्टर लिखोगे, 850 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 70, और 680 के फैक्टर है 2 की पावर 3 5 मल्टीप्लाई 70। एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में जो दोनों में हो पावर पावर, तो दोनों में 17 है, इसका एचसीएफ कितना आया 17। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो रहेगी, जो यहाँ पे मेजर करेगी, वो कैपेसिटी रहेगी 17 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 लीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो उसकी जो लेंथ दी है वो लेंथ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको ओवरऑल आपको किस में कर लेना है, इसको ओवरऑल आपको सेंटीमीटर में कर लेना। तो 8 मीटर में हो गए 800 सेंटीमीटर और 50। तो अगर मैं इसको ओवरऑल सेंटीमीटर में लिखूं
तो 850 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद हमें फिर निकालनी है इसकी ब्रेथ, जो ब्रेथ है वो है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 625 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो हाइट दी हुई है, जो हाइट दी हुई है वो हाइट है क्या, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर को अगर आप करोगे सेंटीमीटर में तो 475 सेंटीमीटर आएगा। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। अभी भी वही चीज है कि एक लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ बताइए जो इन डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो वही पीछे वाला, कितनी कैपेसिटी का लीटर ले जो उसको एग्जैक्ट मेजर कर सके। या उससे पीछे एक क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा नंबर बताइए लार्जेस्ट जो डिवाइड करने के बाद ये तीनों क्वेश्चन सेम, इन तीनों क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट ही सेम है। और यहाँ पे भी आपको ये 3 नंबर दिए हुए हैं और आप इनका HCF निकालोगे। तो HCF ऑफ 850, 625, 475, जो इनका HCF आएगा, जो इनका HCF आएगा वही हमारा क्या होगा, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड जो इन डायमेंशन को मेजर करे। तो यहां पे जो रोड वो आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। आप उसमें 100 से डिवाइड करके मीटर में कर सकते हैं या सेंटीमीटर में ही छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब मैं इसका HCF नहीं निकलवा रहा हूं, HCF आप अपने आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे, जो तीनों में कॉमन आएगा वही उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस A एंड B ऑफ क्लास 10th। एक स्कूल में क्लास 10th के 2 सेक्शन है। मान के देख लीजिए जैसे हमारा स्कूल है, उस हमारे स्कूल में भी 2 सेक्शन है। तो एक सेक्शन A है और एक सेक्शन B है। There are 48 students in section A and 60 students in section B। हम मान लेते हैं कि 48 स्टूडेंट सेक्शन A में है और 60 स्टूडेंट सेक्शन B में है। Determine the least number of books required for the library of the school so that the books can be distributed equally among all students of each section। ये बोल रहे हैं कि एक लाइब्रेरी में कम से कम कितनी बुक होनी चाहिए जो बराबर बराबर सभी बच्चों को दी जा सके। तो अब आप इसमें दिमाग लगाएं। कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इस वाले क्वेश्चन में LCM करना है या इसमें HCF करना है। अब खुद ही सोच के देख लो आप, HCF तो क्या होगा, या तो उस नंबर के बराबर आएगा जो बड़ा वाला नंबर होगा या उससे कम आएगा। अब एक बात सोच के देखिए, अगर इस क्वेश्चन में HCF निकालना होता तो वो क्वेश्चन में थोड़ी कहता था इक्वली सभी के पास बराबर बराबर आ जाए। भाई मान लो एक में 48 है और एक में 60। अभी मैंने कही कि अगर HCF निकालना है तो या तो छोटे जो नंबर होगा उससे कम ही कम HCF आएगा। अगर मान के देख लीजिए कोई 2 नंबर थे उनका HCF आया तो HCF तो कम आया, तो बाकी बच्चों को कहां से बुक मिलेंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है कि कितनी मिनिमम बुक की जरूरत पड़ेगी जिससे कि सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक तरीके का क्वेश्चन। दूसरे तरीके क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मान के देख लीजिए 2 स्टूडेंट है और वे 2 स्टूडेंट एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। एक चक्कर लगाने में 20 मिनट लेता है और एक 30 मिनट लेता है। दोनों ने अगर सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया तो बाद में वो कितनी देर बाद जाके एक साथ मिल पाएंगे। इस तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स हैं 3, एक हर 5 तक, एक सिग्नल हर 15 मिनट में होता है, एक सिग्नल हर 20 मिनट में होता है, एक सिग्नल 25 मिनट में होता है। तो अगर किसी टाइम पर वो एक बार सारे सिग्नल हुए थे तो नेक्स्ट टाइम पर कितने देर बाद होंगे, तो उसमें भी आपको निकालना होता है LCM। तो 3 तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको उसमें क्या निकालना भैया, LCM निकालना है। तो इसमें भी अगर आपके सेक्शन A में स्टूडेंट हैं, सेक्शन A में स्टूडेंट है 48 और सेक्शन B में स्टूडेंट है 60, तो मिनिमम बुक की अगर हम बात करें तो मिनिमम बुक इनके LCM के बराबर होगी। तो LCM ऑफ 60 और 48 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो LCM जो आएगा वही होगी लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। तो LCM हम कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं, LCM हम कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं।
या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड या आप ये डिवीजन टाइप वाला मेथड लगा सकते हैं। 2 से यहाँ पे 24, ये 30, 2 से यहाँ पे 12, ये 50, फिर 2 से यहाँ पे 6, ये 15 ऐसे रहेगा, फिर 2 से यहाँ पे 3, ये 15, फिर यहाँ पे 3 से 1 5 और फिर 5 1 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 4 टाइम्स हमारा 2 आया अभी, 4 टाइम्स 2, एक 3 एक 5, 5 15, 5 3 जा 15, 15 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240। तो मिनिमम 240 बुक की लाइब्रेरी में जरूरत पड़ेगी और 240 बुक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सभी के लिए हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर है और ए है एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर और बी है एक्स वाई क्यूब, तो हमसे बोला गया है कि आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ अगर हमें निकालने हैं तो निकालने के लिए क्या होगा, निकालने के लिए सीधी सीधी बात है कि एक नंबर ए है, उसके प्राइम फैक्टर एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर है और एक बी है जो एक्स वाई क्यूब है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम निकालने वाला हूं। तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम में हम देखते हैं जो मैक्सिमम पावर होगी वो ली जाएगी। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 3 है, तो वाई की पावर 3। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 आएगा। अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेनी है, वो नंबर लेना है जो दोनों में हो, कॉमन फैक्टर। तो ये x1 है, ये x3 है, तो यहाँ पे सिर्फ x ही लिया जाएगा, यहाँ पे y2 है, y3 है, यहाँ पे y2 लिया जाएगा। मतलब इसका एचसीएफ आएगा एक्स वाई स्क्वायर, इसका एचसीएफ आएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए लास्ट में मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा जो आपको अपने आप करना होगा। तो लास्ट, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा। अगर वो आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताएंगे, मैं उसको दोबारा से आपको एक वीडियो में उसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जिसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही ये क्वेश्चन है। इसमें है अमिता स्नेहा राघव स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड फॉर ऑल पर्सन ऑफ एन ओल्ड एज होम इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड they take 10, 15 and 20 minutes respectively. If all of them started together, after what time will they start preparing a new card together? अमिता स्नेहा और राघव ने कार्ड बनाना स्टार्ट किए जिससे कि जो ओल्ड एज में होने वाले उनके घरों में जो बूढ़े हैं उन सभी पर्सन को वो देना चाहते हैं, तो वो कार्ड को बनाते हैं। तो अमिता जो है वो 10 मिनट लेती है एक कार्ड को तैयार करने में। स्नेहा 16 मिनट लेती है एक कार्ड को तैयार करने में, और जो राघव है और जो भैया राघव है वो राघव 20 मिनट लेता है उसको तैयार करने में। एक बार उन्होंने एक सेम टाइम पर कार्ड प्रिपेयर किया था कोई भी एक, तो वो कह रहे हैं कि आगे कितने समय बाद कार्ड को वो प्रिपेयर करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 10, 16 और 20। तो कितनी देर बाद वो एक साथ अगले कार्ड को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो 10, 16 और 20, इसका आपको क्या कर देना है एलसीएम। तो 2, 5, 8, 10, फिर 2 से 5, 4, 5, फिर 2 से 5, 2, 5, फिर 2 से 5, 1, 5, उसके बाद फिर 5 से 1, 1, 1। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा वही इसका आंसर होगा कि इतनी मिनट बाद वो दोबारा से एक कार्ड को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 5 to the 10, 20, 40, 80। इसका मतलब 80 मिनट बाद वे एक साथ फिर दोबारा से कार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो 16, 20 और 10 एलसीएम निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा
ये सारे क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अलग आएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर का। अब मैं आपको एक दूसरी वाली वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन होंगे और उसके रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में आ रहे हैं, इंपोर्टेंट बने। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपको करना है अपने आप। जैसे क्वेश्चन ये है कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। नंबर है 32/15, 70, 72/30 और 6/60। ये हमारे लिए कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इन 3 नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये आपके लिए है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट डे कल मतलब देखेंगे सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है।